नमस्कार, प्रणाम, राम राम। कैसे हो आप सभी? एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कपिल सर पे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के हमने अंदर पढ़ा था हमने कि प्राचीन नदियां कौन कौन सी है, प्राचीन उनके नाम क्या थे, और आधुनिक यानी वर्तमान में उनके क्या क्या नाम थे। तो आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों क्या वैदिक सभ्यता के अंदर है ना, इसकी भौगोलिक संरचना क्या रही थी। वैदिक सभ्यता के अंदर भौगोलिक संरचना क्या रही थी। देखो प्यारे बच्चों, जब भी वैदिक सभ्यता का जिक्र होगा तो आपको पता है वेदों का भी जिक्र होगा, क्योंकि इसी के अंदर क्या किया था, आर्यों ने है ना वेदों की रचना की थी। और जब वैदिक सभ्यता के अंदर जब वेदों का जिक्र होगा तभी आर्यों का जिक्र होगा। तो वैदिक सभ्यता के अंदर हम क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, भौगोलिक इसकी संरचना या विस्तार के बारे में आज हमें पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आज की हमारी जो क्लास है वो यहीं रहने वाली है। देखो प्यारे बच्चों, ये जो भौगोलिक विस्तार के अंदर जो आर्य आए थे ना, आर्य इस समय क्या था, वैदिक सभ्यता के समय आर्य थे ना, वो कहां रहते थे, वो आपको भी पता है प्यारे बच्चों। जो सप्त सिंधु, कौन सा, सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था ना, सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था, सप्त सिंधु क्षेत्र नामक स्थान के ऊपर कौन रहते थे, आर्य रहते थे। और आपको भी पता है सप्त सिंधु क्षेत्र कौन सा है प्यारे बच्चों, जहां पे 7 नदियां, कौन कौन सी, आपने सुना होगा प्यारे बच्चों सिंधु नदी के बारे में। सरस्वती आपने नाम सुना होगा, सरस्वती, विपाशा, स्तुद्री, क्या सुना, स्तुद्री, पुरुषणी, और आपने नाम सुना होगा प्यारे बच्चों अस्किनी, जो हम पढ़ते आए हैं, और इनके हमने प्राचीन नाम और नए नाम भी पढ़े थे। ठीक है, क्या क्या, सिंधु, सरस्वती, विपाशा, स्तुद्री, पुरुषणी, अस्किनी, और इसके साथ में एक और है प्यारे बच्चों वितस्ता नदी। इन जो 7 नदियों का जो प्यारे बच्चों यानी सप्त सिंधु का जो क्षेत्र था, वहां पे ये क्या होती थी, 7 नदियां होती थी। ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर कौन रहते थे, आर्य रहते थे। ठीक है, और प्यारे बच्चों अब देखो, जो ये आर्य इस क्षेत्र में रहते थे ना, इन आर्यों के क्षेत्र को, इन आर्यों के जहां पे ये लोग रहते थे, इनको कहा जाता था, इनके होते थे कबीले। ठीक है, इनके होते थे कबीले, और इन्हीं कबीलों को है ना प्यारे बच्चों, आर्यों के इन्हीं कबीलों को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, जन कहा जाता था। यानी कि जो आर्यों के द्वारा बसाए गए कबीले थे ना, उनको जन कहा जाता था। ठीक है, और लेकिन ये जो आर्य थे जो इस सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे, ये कितने कबीले थे, इनके 5 कबीले थे। तो एक कबीले को क्या कहा जाता था, जन कहा जाता था, लेकिन इनके थे 5 कबीले, जिनमें हम आगे पढ़ेंगे कि भरत भी हुआ था। ठीक है, त्रिस्तु भी हुआ था। इन्होंने अपना एक अलग अलग वंश की स्थापना की थी, वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। जो इनके जो 5 कबीले थे ना, 5 कबीले थे, इन 5 कबीलों को क्या कहा जाता था प्यारे बच्चों, इन 5 कबीलों को कहा जाता था पंच जन कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन 5 कबीलों को प्यारे बच्चों पंच जन कहा जाता था। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, इनमें जो आर्य थे ना, आर्यों के अंदर 2 प्रमुख शासक होते थे इनके। किस, कौन कौन, आर्यों के है ना 2 प्रमुख शासक थे, आर्यों के 2 प्रमुख शासक थे प्यारे बच्चों, प्रमुख शासक थे, जिसका आपने भी नाम सुना होगा। कौन, एक तो था राजा भरत, जिसने आगे चल के कौन से वंश की स्थापना की थी, भरत वंश की स्थापना की थी। उसमें राजा सुदास भी आता है, उसके बारे में हमें भी पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ में कौन था, एक तो था राजा भरत, और इसके साथ में त्रिस्तु। ठीक है, इन दोनों की गहरी मित्रता होती थी जब तक ये
मतलब क्या होते थे, जब तक 5 कबीले थे। ठीक है, इन दोनों ने अपने ही नाम पे आगे जाके क्या कर दिया था, एक बंदे ने तो क्या किया प्यारे बच्चों, भरत वंश की स्थापना कर दी थी। कौन से वंश की? भरत वंश की स्थापना कर दी। और दूसरे ने क्या किया था, त्रिस्तु वंश की स्थापना कर दी। त्रिस्तु वंश की क्या की थी, स्थापना। यानी कि अपने ही नाम के ऊपर इन्होंने क्या कर दिया था, अपना वंश स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो दोनों ने क्या किया था, इन्होंने है ना अपने वंश स्थापित करने के बाद जो भरत वंश था ना, उस भरत वंश का एक राजा था प्यारे बच्चों, राजा का नाम क्या था, सुदास था प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर जी सुदास कहां से आ गया, भरत का समझ नहीं आया। अब देखो, आपको पता है प्यारे बच्चों, ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का 7वां मंडल, ऋग्वेद का जो प्यारे बच्चों 7वां मंडल है ना, उसकी रचना किसने करी थी, आपको भी पता होगा किसने की थी, गुरु वशिष्ठ ने की थी ना। किसने? गुरु वशिष्ठ ने क्या की थी, ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी मंडल के अंदर है ना, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, इसी मंडल के अंदर वर्णन मिलता है 10 राग युद्ध का, 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। यानी कि 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया युद्ध है ना प्यारे बच्चों, उसका वर्णन मिलता है कौन से मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उसका जिक्र मिलता है। ठीक है, ये युद्ध क्यों हुआ था, इस युद्ध होने का कारण क्या था, ये नहीं है कि कोई बाहर वाला बंदा आ गया उसके साथ इन्होंने युद्ध किया था, इन्हीं का आपस के कबीलों के बीच में युद्ध हुआ था। और इस युद्ध होने का कारण था प्रमुख एक, कौन सा प्यारे बच्चों, कि इस युद्ध में है ना जीता कौन था, राजा सुदास राजा इस युद्ध में जीत गया था। सुदास जीत गया था इस युद्ध में। और लेकिन ये युद्ध होने का भी एक कारण था प्यारे बच्चों, आपको पता है ना प्यारे बच्चों, सुदास राजा का एक राज पुरोहित हुआ करता था। कौन? राज पुरोहित होता था। राज पुरोहित का क्या नाम था प्यारे बच्चों? विश्वामित्र। ये मैं थोड़े से ऐसे लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान रखना। राज पुरोहित था सुदास राजा का, उसका नाम क्या था? विश्वामित्र था। एक दिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसी बात हो गई कि राजा सुदास ने क्या किया, विश्वामित्र को है ना अपने राजमहल से निकाल दिया। ठीक है, इनको क्या कर दिया, निकाल दिया, और एक नया राज पुरोहित रख लिया। नया राज पुरोहित रखा इन्होंने, क्योंकि इन्होंने विश्वामित्र को तो निकाल ही दिया, इसके बाद कोई ना कोई तो ऐसा ज्ञानी धनी बंदा होना चाहिए जो इसकी मदद करे। किसकी? सुदास राजा ने। तो इसने क्या किया, विशिष्ट ऋषि को है ना अपना नया, विशिष्ट ऋषि को अपना नया राज पुरोहित बनाया। किसने? राजा सुदास ने। ठीक है, जब इन्होंने इनको निकाला था ना, तो इसी वजह से इन्होंने नाराज होके ये क्या हुआ, और कबीलों वालों के पास गया, और इन्होंने क्या किया था, फिर इन्होंने क्या किया, युद्ध किया। और इस युद्ध में कौन जीत गया था? राजा सुदास जीत गया था। क्योंकि उस समय क्या होता था प्यारे बच्चों, इन्हीं कबीलों में से ना प्रमुख कबीला, मतलब प्रमुख 2 ही शासक होते थे जो हमने पढ़े थे, भरत और त्रिस्तु राजा। ठीक है, और ये जो सुदास था ना, ये भरत वंश का ही राजा था, यानी कि सबसे पावरफुल राजा के ही वंश का कौन था? राजा सुदास था। इस वजह से ये क्या हो गया था, ये युद्ध जीत गया था प्यारे बच्चों। ठीक है, युद्ध होने का कारण यही था कि राजा सुदास ने क्या किया, राजपुरोहित विश्वामित्र को अपने राजमहल से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, और अब देखो प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि इनके बीच में युद्ध हुआ था, जीता कौन था? एक बंदा, वो कौन था? राजा सुदास। तो जो ये कबीले थे, इनमें जो पराजित कबीले रहते हैं, पराजित कबीले वो कितने थे? 4 बच गए पीछे। और इन पराजित कबीलों में ना प्यारे बच्चों, सबसे अगर पूछ ले कि शक्तिशाली, सबसे श्रेष्ठ कौन, इन कबीलों में से श्रेष्ठ अगर पूछे कि कौन सा कबीला या जन होता था,
तो वो पुरुजन होता था प्यारे बच्चों। श्रेष्ठ कौन सा था? पुरुजन होता था। हारे जरूर थे, लेकिन जो हारने वाले 4 कबीले थे ना, उनके अंदर जो बचा श्रेष्ठ कबीला वो कौन सा था? पुरुजन का होता था। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या होता है कि राजा सुदास जब जीत जाता है, भरत को भी निकाल देता है। उसके बाद क्या करता है कि भरत है ना, भरत आता है। भरत क्या करता है? भरत और ये जो पुरु था ना, पुरु यानी कि इनके अंदर हारे हुए कबीलों में से सबसे श्रेष्ठ कौन सा जन था? पुरुजन था। और भरत क्या काम करता है? पुरु के साथ में अच्छी मित्रता बना लेता है, यानी कि अच्छी मित्रता बना लेता है। और मित्रता बनाकर दोनों क्या करते हैं? एक वंश की स्थापना करते हैं प्यारे बच्चों। और उसी वंश का नाम क्या रख देते हैं? ये कुरु वंश रख देते हैं। ठीक है, क्या नाम रख देते हैं? कुरु वंश रख देते हैं। और इसी कुरु वंश की राजधानी कौन सी हुआ करती थी प्यारे बच्चों? इसी कुरु वंश की राजधानी की अगर बात की जाए तो इसी कुरु वंश की राजधानी कौन सी थी प्यारे बच्चों? हस्तिनापुर इसकी राजधानी बनाई थी। किन्होंने? राजा भरत ने और राजा पुरु ने, दोनों ने मिलकर कौन सा वंश की स्थापना की थी? पुरु वंश की स्थापना की थी। क्योंकि सुदास ने भरत को भी निकाल दिया था और सबसे श्रेष्ठ कौन था? पुरु वंश था, जो हार गए थे उन कबीलों में। बाद में दोनों के अंदर अच्छी मित्रता हो जाती है और दोनों एक वंश का मतलब दोनों ही एक वंश का स्थापना करते हैं। उस वंश का क्या नाम था? कुरु वंश था। और उसकी राजधानी कौन सी थी प्यारे बच्चों? हस्तिनापुर। ठीक है, याद रखेंगे यहां तक की बात। अब देखो प्यारे बच्चों, अब था इनका क्या? प्रशासन। जो हमने पीछे की क्लास में क्या पढ़ा था प्यारे बच्चों? पीछे की क्लास यानी कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था प्यारे बच्चों कि सभा और समिति का क्या मिलता है ऋग्वेद के अंदर? नाम या जिक्र सुना है? सभा या समिति शब्द का। प्रजापति की 2 पुत्रियां बताई गई है। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, प्रशासनिक ढंग से देखें तो ऋग्वेद के अंदर है ना, ऋग्वेद में जो सभा शब्द हमने पढ़ा था, सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है प्यारे बच्चों। कितनी बार? 8 बार। कौन से शब्द का उल्लेख हुआ है? उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपको पता है इस सभा शब्द को है ना वैदिक काल में, इस सभा शब्द को वैदिक काल में, क्योंकि जो हम वैदिक काल पढ़ रहे हैं, इस सभा शब्द को वैदिक काल में संस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहा जाता है? संस्था कहा जाता है। और ये जो है ना प्यारे बच्चों, इस संस्था में यानी कि जिस सभा का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है, उस सभा को वैदिक काल में संस्था कहा जाता है। और इसी संस्था के अंदर, किसके अंदर? इसी संस्था के अंदर देखो, एक तो जा सकती थी महिला और पुरुष जा सकते थे। कौन कौन जा सकते थे इसमें? इसी संस्था के अंदर महिलाएं भी तो जा सकती थी और पुरुष भी जा सकते थे। कौन जा सकते थे? महिलाएं और पुरुष। बाकी जैसे बूढ़े बुजुर्ग बच्चों का, उनका जाना इसके ऊपर क्या था? निलंबित था। ठीक है, महिलाएं और पुरुष जा सकते थे। इन पुरुषों को इस संस्था के अंदर कहा जाता था प्यारे बच्चों सभ्य। क्या कहा जाता था? सभ्य कहा जाता था। जैसे पंचायत होती है उसमें क्या कहा जाता है? जैसे सरपंच को सरपंच बोला जाता है, मेंबर होता है उसको पंच बोला जाता है, उसी तरह इस संस्था के अंदर है ना पुरुषों को क्या बोला जाता था? सभ्य बोला जाता था। और जो महिलाएं होती थी ना, उनको बोला जाता था सभावती। क्या बोला जाता था प्यारे बच्चों? उनको सभावती बोला जाता था। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। अब देखो प्यारे बच्चों, आगे क्या है कि हमने पढ़ा था सभा के साथ में समिति शब्द का भी किसमें वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में, यानी कि उल्लेख शब्द का प्रयोग कहां पे उल्लेख कहां पे मिलता है? ऋग्वेद के अंदर मिलता है, सभा का 8 बार। और समिति शब्द है ना प्यारे बच्चों, समिति शब्द के अंदर यानी कि ये भी एक संस्था ही होती थी। और इसी के अंदर है ना, इसी में साधारण लोग, जैसे कोई भी साधारण लोग चले जाते थे, साधारण लोग जाते थे। ठीक है, साधारण लोग मिडिल क्लास टाइप के, जैसे
वो इस समिति में जाते थे। ठीक है, उसके बाद देखो प्यारे बच्चों, ऋग्वेद में है ना, आपने सुना होगा विदधत शब्द। क्या सुना है? विदधत शब्द आपने सुना है। इस विदधत शब्द का प्रयोग अगर मैं पूछूं प्यारे बच्चों कितनी बार हुआ है, तो इसका 122 बार ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग हुआ है, या हम कह सकते हैं कि उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितनी बार? 122 बार, सॉरी 122 बार विदत शब्द का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो है ना विदत शब्द वाली, ये है तो तीनों ही संस्था, सभा को भी संस्था बोला है, समिति को भी संस्था और विदत को ही संस्था। लेकिन जो विदत संस्था है ना प्यारे बच्चों, विदत संस्था, इसकी एक खास बात है, और वो क्या है प्यारे बच्चों, ये माना जाता है कि ये विदत संस्था है ना, ये ऋग्वेद की है ना, ऋग्वेद की सबसे प्रमुख क्या रही है? प्रमुख संस्था रही है। प्रमुख संस्था रही है कौन सी? अगर क्वेश्चन पूछ लेना कि ऋग्वेद के अंदर 3 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी? सभा हो गई, एक समिति हो गई और विदत हो गई। अगर इन तीनों का नाम देके और पूछे कि कौन सी सबसे प्रमुख संस्था थी, तो कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों? विदत थी, जो ऋग्वेद की सबसे प्रमुख संस्था रही है। ठीक है, इतना हमें ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन इस विदत के अंदर, विदत संस्था के अंदर, एक तो प्यारे बच्चों वृद्ध लोग यानी कि बुजुर्ग लोग, कौन? बुजुर्गों का, जैसे बूढ़े लोग जिनको जिंदगी का हर तजुर्बा होता है। कौन कहता है पुराने जमाने के अंदर सीसीटीवी नहीं हुआ करते? इन बुढ़ों से जाके पूछो, ये बता देंगे कि कौन सी औरत किसकी घरवाली है, कहां से निकली है, कहां जा रही है। ठीक है, इसीलिए इस संस्था के अंदर बुजुर्गों को बुलाया जाता था, और इसी बुजुर्गों को बुलाने के बाद, यानी कि बुजुर्ग इसमें आते थे, उनको हर चीज का क्या होता था? ज्ञान होता था, हर चीज का एक्सपीरियंस होता था उनके पास। वो कहते हैं ना कि हर चीज नहीं मिला करती गूगल पे जनाब, कुछ समय बैठना चाहिए बुजुर्गों के पास भी। ठीक है, क्योंकि 2 मिनट बैठोगे इनके पास तो ये आपको पता नहीं, जिंदगी भर का एक्सपीरियंस आपको बयां कर देंगे और आपको बताते रहेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना। ठीक है, तो इनमें जैसे इन बुजुर्गों को बुलाते थे, और ये अपने पूरे के पूरे जिंदगी का एक्सपीरियंस करके जैसे इनको पता होता था क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए इसी सभा को हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख सभा रही होगी, या प्रमुख संस्था रही होगी, सॉरी प्रमुख संस्था रही होगी। ठीक है, इसके अंदर बुजुर्ग और इसके साथ में विद्यमान लोग, ये दोनों ही इस संस्था के अंदर आते थे। ठीक है, तो ये थी प्यारे बच्चों हमारी क्लास, और आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तर वैदिक काल के अंदर इसका भौगोलिक विस्तार, वो हम अलग से पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। तब तक भारत माता की जय।